सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल इस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री जोसेफिन तेओ सहित सिंगापुर के मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत सिंगापुर सहयोग के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने का अनूठा तंत्र है। द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व एम्बेसडर श्री अनिल वाधवा। एम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एम्बेसडर वाधवा, शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे, भारत और सिंगापुर के 60 वर्ष पुराने रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? सिंगापुर में 9% भारतीय हैं। किन किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी संभावनाएं हैं? देखिए, भारत और सिंगापुर की जो रिश्ते हैं, 60 साल की जो रिश्ते बने हैं, वो आजादी के बाद के रिश्ते हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा जाएं, हम देखेंगे कि भारत और सिंगापुर काफी समय से एक दूसरे के नजदीक रहे हैं और एक माइग्रेशन वेव भी चला था भारत से सिंगापुर में। काफी जो लोग थे दक्षिण भारत से सिंगापुर में जाकर बसे हैं और जो 9% लोग आजकल भारतीय मूल के सिंगापुर में हैं, उनमें से कई तिरुनेलवेली से आते हैं, तो उनके लिए एक विशेष स्थान है तिरुनेलवेली के लिए। आजकल के जो रिश्ते हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि मल्टी फैसेटेड रिश्ते हैं, जिसमें कि हम पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डिजिटल ट्रेड वगैरह है और कनेक्टिविटी है, इन सभी में भारत और सिंगापुर काफी करीब आए हैं। वो इसलिए है क्योंकि एक म्यूचुअल डिपेंडेंस भारत और सिंगापुर के बीच में बना है, क्योंकि सिंगापुर एक एंटरप्रेन्योर देश है जो कि अपने बलबूते से जो अपना ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है और उसकी क्षमता है, उसने अपने आप में बढ़ा करके बिना कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करे एंटरप्रेन्योर देश के हिसाब से सिंगापुर ने भारत के साथ ये रिश्ते बढ़ाए हैं। और सिंगापुर की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो सेटअप है, जैसे कि एजुकेशन है और जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी में सिंगापुर ने पहल करी है। सिंगापुर स्टार्टअप्स में कई देशों से बहुत आगे है और डिफेंस के क्षेत्र में भी देखें तो भारत और सिंगापुर के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस दोनों देशों के बीच में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में हम देखें, आजकल सिंगापुर और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें जो पार्टनरशिप्स है उसकी, तो 10 वर्ष हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भारत और सिंगापुर के बीच। और पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर यात्रा पे गए थे, तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और एक दर्जा बढ़ाकर इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। आप हमें बता सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के प्रमुख पहलू क्या हैं? ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यह मतलब है कि हम सुरक्षा से लेकर के निवेश, व्यापार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर और जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की जितनी भी बातें हैं, वो सब में इसका समावेश हो जाता है। और कई ऐसे देश हैं जिसमें कि भारतीय मूल के नागरिक हैं, वो अहम रोल प्ले कर रहे हैं उस कंट्री में। सिंगापुर में भी जैसे हमने देखा कि 4 मिलियन की जो आबादी है उसमें 9% लोग भारतीय मूल के हैं और कई अच्छे पदों पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, मरीन सेक्टर में हैं, तो इस तरह से बहुत ही प्रमुख सेक्टर्स में भारतीय मूल के लोग वहां सिंगापुर में हैं। इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो साउथ चाइना सी में आजकल जो माहौल बना हुआ है और जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में एक तनाव
हम देख रहे हैं बना हुआ है, उसका प्रभाव सिंगापुर और भारत किस तरह से अपने आप में तालमेल कर करके उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और इस तालमेल से किस तरह अपने आप को बचा पाते हैं। इनके जो ग्रेट पावर कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो खामियां हैं उससे बचाव करके और दोनों देश किस तरह से अपना ट्रेड और अपने निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत चलती रहती है। और अभी भी जो डेलीगेशन सिंगापुर से आया हुआ है ISMR के तहत, जिसमें कि इंडिया सिंगापुर जो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो इसी का एक अंग है। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज सामने आ रही हैं उसमें भारत और सिंगापुर किस तरह अग्रणी रहें और आगे बढ़ते रहें, इसके ऊपर बात होती है। आपने बताया इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ISMR का पहला दौर 2022 में दिल्ली में और दूसरा दौर 2024 में सिंगापुर में हुआ और आज तीसरा दौर दिल्ली में हुआ। इस उच्च स्तरीय मंच की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आपको लगता है कि आज के तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक और गहन बनाने का अवसर तलाशने पर विचार विमर्श और भी आवश्यक हो जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मल्टीलैटरल सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर चुका है और बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में मिनीलैटरल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगापुर आसियान का एक मेंबर देश है और एक प्रमुख देश है और सिंगापुर का की जो लीडरशिप है आसियान में वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ICMR है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ICMR के तहत हम वो मुद्दे डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर दोनों देश जो नए क्षेत्र हैं, उभरते हुए जो क्षेत्र हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर अपनी सहमति बनाते हैं और किस तरह से अपने आप को एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में ला करके इन चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो दोनों देशों के बीच में, उसके ऊपर विचार करते हैं। और उसके आगे चलकर फिर जो भारतीय कंपनियां हैं और जो सिंगापुर की कंपनियां हैं इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देता है और फाइनेंस प्रदान करता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है और जैसे कि आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में बहुत सोचकर ये प्रस्ताव रखा था और हम देख रहे हैं कि कितना ये सक्सेसफुल रहा है। और ये जो तीसरा राउंड हुआ है उसमें भी जो 4 क्षेत्र भारत और सिंगापुर ने आज डिस्कस करे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ट्रेड और टेक्नोलॉजी तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कनेक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजीज ये दोनों क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं और बहुत फोकस के एरियाज हैं दोनों देशों के बीच में। जी बिल्कुल। और इस सम्मेलन के बाद डॉक्टर जयशंकर ने थैंक किया इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है सिंगापुर ने, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया सिंगापुर बिजनेस राउंड टेबल है, डेलीगेशन जो आया था उसके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि सरकार और उद्योग जगत के बीच में तालमेल ही वो कुंजी है जो अगला जो चरण है इंडिया सिंगापुर टाइज का उसको मजबूत बनाएगी। तो हमारे ट्रेड टाइज के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो कितने मजबूत रहे हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं। आसियान में अगर हम देखें तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसके साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों दूसरे देशों की तुलना में कई गुना बढ़े हैं और सिंगापुर का अभी बायलैटरल ट्रेड भारत के साथ में करीब 36 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इन्वेस्टमेंट पर नजर डालें तो 2000 से लेकर अभी तक सिंगापुर ने भारत में 178 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत की ओर से भी अगर हम देखें तो 36 बिलियन डॉलर का निवेश सिंगापुर में है। 9000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में काम करती हैं, बड़ी से लेकर छोटी कंपनियों तक, और हर क्षेत्र में भारत की कंपनियां सिंगापुर में हैं और वहाँ जो लोकेशन है, जिस तरह का वहाँ माहौल है, उससे ये बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको ये कंपनियां वापस भारत में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाती हैं। इसीलिए भारत की ओर से 3 बड़े ट्रेड ऑफिसेज वहां पर खुले हुए हैं। CIA और FICCI जैसे जो संगठन हैं उनका अपना ऑफिस है और इसी तरह से सिंगापुर ने भी 3 अपने ऑफिसेज भारत में खोले हैं ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बना रहे और कंपनियां आपस में मिलती रहें। एम्बेसडर वादा, जनवरी में भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सेमीकंडक्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कौशल विकास, डिजिटलीकरण और व्यापार विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत की थी। और पिछला जो राउंड हुआ था, राउंड 2
ये ISMR का, उसमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी को ऐड किया गया था। सो आपको लगता है ये जो रिलेशनशिप है हमारी बहुत डायनामिक है, और जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी नए आयाम पर पहुंच रही है तो इसमें भी हम और एक हायर लेवल्स देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, क्योंकि जब भी ये राउंड्स होते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि भारत और सिंगापुर दोनों बहुत सजग हैं, देखते हैं कि देश में और विदेश में क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में रिक्वायरमेंट है, किस क्षेत्र में तरक्की हो रही है, और आगे चलकर कि किस क्षेत्र की आवश्यकता दोनों के देशों की इकोनॉमीज के बीच में हो सकती है। तो जो फील्ड आपने अभी बताए उनके ऊपर पहले ही काम शुरू हो चुका है, और इस राउंड में जो 4 क्षेत्र दोनों देशों ने चुने हैं वो इसलिए चुने हैं क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर अगर और ध्यान केंद्रित किया जाए तो इसके नतीजे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सिंगापुर, जैसा आपने शुरू में कहा था कि एक बहुत छोटा देश है, अगर उसका हम क्षेत्रफल देखें तो वो दिल्ली से आधा उसका कुल क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन एक डेवलप्ड नेशन है। भारत के हित की बात करें तो सिंगापुर टेबल पे क्या क्या लाता है हमारे लिए? तो सिंगापुर अपने स्किल्स लाता है और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप लाता है, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए क्षेत्र हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, सिंगापुर उनमें पहले 5 देशों में से एक है। जो नामी साइंटिस्ट हैं दुनिया भर के, जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब सिंगापुर में आकर कहीं ना कहीं काम करते हैं, और सिंगापुर इसको बढ़ावा देता है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके और सिंगापुर दूसरे देशों को ये नॉलेज प्रदान कर सके। तो एक नॉलेज प्रदान करने वाला एक देश सिंगापुर बन चुका है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला भी देश है, क्योंकि जैसे भारत है उसको सिंगापुर ने कई दूसरे देशों के साथ में भी कनेक्ट किया है, जो ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इनके द्वारा और इनकी कनेक्शंस के द्वारा। तो सिंगापुर टेक्नोलॉजी में ज्यादा उभर कर एक इम्पोर्टेंट देश के तहत ऊपर आया है, और इसीलिए भारत को सिंगापुर की भी जरूरत है और सिंगापुर को भी भारत की जरूरत है। एम्बेसडर वाधवा, पीपल टू पीपल टाइज की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक संबंधों की बात करें या टूरिज्म की बात करें, जो सॉफ्ट एरियाज हैं, उसमें किस तरह का आप तालमेल देखते हैं दोनों देशों में? 9% जो पॉपुलेशन है सिंगापुर की वो भारतीय मूल के लोग हैं। इसके चलते जो बायलैटरल टूरिज्म है उसमें हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। वो इसलिए है क्योंकि सिंगापुर की भारतीय मूल के कई लोग तमिलनाडु से कनेक्टेड हैं, और इसलिए जो कनेक्टिविटी हमारे देशों के बीच में बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी को ही ले लें तो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और काफी सारी फ्लाइट्स हैं। फिर जो कल्चरल एक्सचेंज हम दोनों देशों के बीच में है, आर्ट्स में देखें या थिएटर में देखें या म्यूजियम एक्सचेंजेस में देखें, इन सभी में सिंगापुर का जो इंडियन डायस्पोरा है और वहां पर जो कल्चरल सोसाइटीज बनी हैं, उन सभी के लिंकेजेस भारत की संस्कृति के साथ में है। भारत ने अभी एक तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर भी सिंगापुर में खोला है। ये इसीलिए खोला है ताकि ये कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं इनको प्रमोट किया जा सके, और जो इंडियंस जो कम्युनिटी है सिंगापुर में वो कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में काम कर रही है। आईटी में है, फिनटेक में है, कंस्ट्रक्शन में है, मरीन सेक्टर्स में है, तो उनका जो रोल है बहुत बड़ा है। डीबीएस बैंक के जो पीयूष गुप्ता थे उनको प्रवासी भारतीय सम्मान भारत ने दिया है, और इसी तरह से अतुल तेमोरनीकर जिन्होंने की इंटरनेशनल स्कूल्स की स्थापना करी सिंगापुर में, वो चेयरमैन है ग्लोबल स्कूल्स के, उनको भी भारत ने इसी अवार्ड से नवाजा है। तो ये कनेक्शन जो है भारत और सिंगापुर के बीच में बहुत ही हिस्टोरिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर वाधवा, भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत हो रहे डायनामिक बायलैटरल रिलेशंस पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में